गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी तक अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हर टाइप के सेंटेंसेस देखे थे। अब हम आपके लिए आरएस बेस्ड एक एक्सरसाइज डाल रहे हैं। जो आरएस की जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई अभी तक, उन सभी एग्ज़ाम्स में किसी न किसी वर्ष ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमने हर साल से अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के जो वाक्य हैं, 500 प्रकार के वाक्यों को कवर करने की कोशिश की इस एक्सरसाइज में। फिर भी कोई चीज़ कंफ्यूज्ड हो तो आप बेझिझक इस चैनल पे पूछ सकते हो। पहला वाक्य देखते हैं। और मैंने बार बार बताया था किसी भी वाक्य के अंत में चिन्ह कैसा है, उससे उसकी सबसे बड़ी पहचान की आपके लिए जो एक तरह की मार्क रहेगी, निशानी रहेगी। शी सेड वेयर इज द हॉस्पिटल। तो इसमें देखिए अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन है, अपने आप क्लियर है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 टाइप्स बताए थे, एक WH वर्ड से शुरू होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा है। किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य क्यों न हो, उस प्रश्नवाचक वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड आता है, शी आस्क्ड। उसके बाद ये वाक्य WH वर्ड से शुरू है तो इसको कनेक्टिव वर्ड WH वर्ड होगा, वेयर। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको अपन अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी साधारण वाक्य में बदलते हैं। तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है द हॉस्पिटल, वेयर द हॉस्पिटल, इज AMR किस में चेंज हो जाता है, वाज वर्ब में, वेयर द हॉस्पिटल वाज। ये पहला सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव था जिसको अपन ने इस तरह से हल किया। दूसरा देखिए, माई फ्रेंड सेड गुड बाय। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मय बोधक वाक्य, या इम्पेरेटिव में भी ऑप्टेटिव में भी ले सकते हो। तो इसके लिए गुड बाय या आपको ध्यान होना चाहिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, फेयरवेल, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह के जो अपन ने ऑप्टेटिव में वाक्य देखे थे जिनको इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं, उन वाक्यों के अंतर्गत अपन इसको हल करेंगे। तो इस वाक्य के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, इनमें किसी भी प्रकार का कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं करना है। और गुड बाय के लिए बेड शब्द यूज लेंगे, माई फ्रेंड, बिड की सेकंड फॉर्म होती है ना बेड, बेड गुड बाय। अब अगर इसमें सेंस लेना चाहते हो तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कहा टू मी, माई फ्रेंड बेड गुड बाय टू मी। तीसरा वाक्य देखिए, ही सेड टू हर प्लीज कम विथ मी। प्लीज और काइंडली वाले वाक्य, ये वाक्य होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञार्थक वाक्य। तो प्लीज और काइंडली के लिए क्या लगाते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हर। वाक्य किससे जोड़ते हैं ये, टू से, टू कम विथ मी किसके अनुसार, मी ही के अनुसार। मी किस रूप में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो ये वाक्य था वो आपका इंपेरेटिव आज्ञार्थक वाक्य था। पहला देखा इंटेरोगेटिव, दूसरा देखा ऑप्टेटिव प्रश्नवाचक, इच्छा सूचक, और ये आज्ञार्थक। चौथे नंबर पे आते हैं, राम सेड टू श्याम विल यू अटेंड स्कूल टुमारो। और उससे आगे भी दे रखा है एक और सेंटेंस, नो सेड श्याम। तो ये पहला यहाँ 2 सेंटेंस हैं। तो 2 सेंटेंस को कैसे हल करते हैं ये भी आपको इस वक्त, फिर किसी भी टाइप से 2 सेंटेंस आ जाए। ये पहला वाक्य इंटरोगेटिव है, तो राम आस्क्ड श्याम, वाक्य किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से। तो वो वाक्य किससे जुड़ेंगे, इफ या वेदर से। यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन करता है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, श्याम। तो उसके लिए आ जाएगा ही विल का हो जाता है वुड, ही वुड अटेंड द स्कूल
टुमारो किस में बदलते हैं? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में भी चेंज कर सकते हैं और द फॉलोइंग डे में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक तो एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, लेकिन दूसरा सेंटेंस आ गया। तो जो ही दूसरा सेंटेंस आता है एंड से जोड़ेंगे। और ये ध्यान रखना है कि दूसरा सेंटेंस कैसा है, ये साधारण टाइप वाक्य है। तो जो यस और नो टाइप वाक्य जोड़ देता है उसके लिए रिप्लाई होता है। रिप्लाई का मतलब जवाब देना। अगले ने पूछा क्वेश्चन, विल यू अटेंड स्कूल टुमारो, क्या आप कल स्कूल आओगे? तो अगले ने जवाब भी दे दिया। जवाब के लिए क्या शब्द लेते हैं? रिप्लाई। एंड रिप्लाई का हो जाएगा रिप्लाइड इन नेगेटिव, नकारात्मक रूप से उसने जवाब दिया है। किसने दिया है? श्याम ने दिया है। ऐसे भी लिख सकते हैं एंड श्याम रिप्लाइड इन, या ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर यहाँ पर यस होता तो ही रिप्लाइड इन पॉजिटिव या अफर्मेटिव। तो इस तरीके से अगर दो सेंटेंस आ जाए तो एंड से तो जोड़ोगे। एंड से जोड़ने के बाद आपको ये देखना है दूसरा सेंटेंस किस टाइप का है, उसके अनुरूप रिपोर्टिंग वर्ब में वो चीज ले लेते हैं। अगला वाक्य है, ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। हाउस से शुरुआत है लेकिन अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी कर सकते हैं या वंडर भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको बताया हुआ किससे जोड़ते हैं? दैट से। इस वाक्य का कर्ता कौन है? आई, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हल करते हैं तो वहां पर अगले वाक्य को कैसा बनाते हैं? साधारण। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, आई बदल जाएगा ही के अनुसार, ही वॉज वेरी क्लेवर। ये आपको फिर रिमाइंड करवा देता हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अपन ने देखा था व्हाट और हाउ भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, और व्हाट और हाउ को तो हटा देते हैं, अगले वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, और साथ में अगर वाक्य में कोई एडजेक्टिव है तब तो वेरी का यूज करते हैं, और अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तब ग्रेट का यूज करते हैं। इसके अंदर क्लेवर था, ये एक एडजेक्टिव था। अगला देखिए, यह भी विस्मयबोधक वाक्य है। ही क्राइड ओ आई हैव कट माई सेल्फ, यह भी एक्सक्लेमेटरी है। तो ही क्राइड इसमें दे रखा है, ही क्राइड विद पेन, विद, क्योंकि दर्द के साथ वो चीखा है। दैट और ओ हट गया। आई हैव कट माई सेल्फ, आई किसके अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार। दैट ही हैज अब किसमें? हैड, दैट ही हैड कट, और माई सेल्फ किसके अनुसार? ही के अनुसार, तो किस में चला जाएगा? हिमसेल्फ, दैट ही हैड कट हिमसेल्फ। अगला वाक्य इसमें देखिए, इसने थोड़ा सा चेंज करके दिया है। अभी तक अपन ने जो वाक्य देखे थे उसमें रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पहले था, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बाद में था। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब सेंटेंस को चेंज करते हैं तो पहले जब अपन उत्तर की शुरुआत करते हैं तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य को रखते हैं, चाहे उनका क्रम किधर किधर दिया हो। जैसे इसका क्रम अलग अलग है। आई आस्क्ड हर, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। शैल वी गो टू द सिनेमा, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन अपन उत्तर लिखेंगे तो पहले कौन सा वाक्य आएगा? पहले आएगा रिपोर्टिंग वर्ब वाला। आई आस्क्ड हर, ये वाक्य शैल वी गो टू द सिनेमा, ये वाक्य मॉडल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको किससे जोड़ोगे? इफ से। अब ध्यान रहे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन होते तो थर्ड पर्सन में अपन ने देखा भी है कि ही, सी, इट, इनका जो प्लूरल होता है सब्जेक्ट वो दे होता है। लेकिन यहाँ पर आई तो है आपका फर्स्ट पर्सन और हर है आपका
थर्ड पर्सन रिलेटेड, इसका मतलब एक फर्स्ट पर्सन और एक थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन होते ही अपन वी रखते हैं अगले वाक्य में कर्ता, क्योंकि दोनों शामिल होते हैं उस स्टेटमेंट के अंदर, इसलिए इन दोनों के आधार पे अगला कर्ता रखते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी वी दिया हुआ है, तो इफ वी सेल का क्या हो जाएगा, शुड गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। अगला है शीला सेड टू पारुल आई विल गिव यू ए प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य। सेड टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। शीला टोल्ड पारुल, ये वाक्य किससे जुड़ते हैं, साधारण वाक्य वो दैट से जुड़ते हैं। दैट आई फर्स्ट पर्सन करता है किसके अनुसार, शीला के अनुसार। दैट शी विल का हो जाएगा वुड गिव। अब देखना यू है वो सेकंड पर्सन है, और यहाँ पर यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार, वो किसके अनुसार बदलेगा, पारुल के अनुसार। तो पारुल के अनुसार ऑब्जेक्ट आ जाएगा हर ए प्रेजेंट, और उसके आगे योर दे रखा है, ऑन योर बर्थडे, तो योर है वो संबंधवाचक विशेषण के रूप में, यह भी किसके अनुसार चेंज होगा, पारुल के अनुसार। तो पारुल के लिए पॉजिटिव केस में योर के स्थान पे आ जाएगा ऑन हर बर्थडे। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। हाँ, ये देखिए 9 नंबर का वाक्य है, आई सेड टू हिम व्हाई डिड यू इंसल्ट माई ब्रदर। तो ये वाक्य कैसा है अपना, ये वाक्य है अपना इंटेरोगेटिव, और वो भी किससे शुरू है, WH वर्ड से। तो जो WH वर्ड से वाक्य शुरू होता है वो उसी WH वर्ड से कनेक्ट हो जाता है। आई आस्क्ड हिम, WH वर्ड है वाक्य में वाई, तो वाई से इसको कनेक्ट कर दिया। अब अपन इस वाक्य को जो इंटेरोगेटिव है इसको साधारण वाक्य में बदलेंगे। साधारण वाक्य में बदले तो पहले कर्ता आता है, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। वाई ही हैड, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इंसल्टेड। आगे क्या था, माई ब्रदर। अब आई संबंधी, कर्ता संबंधी, आई और वी कर्ता संबंधी कोई भी चीज है वो रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य के कर्ता के अनुसार चेंज होती है। कर्ता है आई, पहले से माई है तो माई का क्या रह जाएगा, माई। वाई ही हैड इंसल्टेड माई ब्रदर, ये आपका अगला सेंटेंस हो गया। उससे अगले वाक्य आई डू नॉट नो यू शी सेड, इसमें भी देखिए वही पैटर्न कर दिया कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आगे रख दिया, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य बाद में रख दिया। अब ये वाक्य है साधारण, तो शी सेड। अब देखना कि इसमें 2 चीजें चेंज होंगी। एक तरफ है आई सब्जेक्ट है, दूसरी तरफ यू ऑब्जेक्ट है। और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य के कौन सा, जो सेकंड पर्सन चाहे कर्ता हो चाहे कर्म हो, वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इस वाक्य को ध्यान करना, ये पहली बार आ रहा है इस तरह का वाक्य आपके सामने कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन संबंधी कोई चीज आपके सामने आ गई, तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि अपन को काल्पनिक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इसलिए ये शी सैड की बजाय तुम फिर क्या करते हो, ये आपको समझा रहा हूं क्योंकि अकेला सैड देख के तुम सैड का सैड कर लेते हो, लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्ट मानने की जरूरत पड़ेगी। और जरूरत पड़ेगी तो इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा शी टोल्ड मी, क्योंकि इधर थर्ड पर्सन है तो इधर फर्स्ट पर्सन ले लो, और अगर इधर फर्स्ट पर्सन है तो इधर थर्ड पर्सन ले लो। अब ये वाक्य किससे जुड़ेगा, दैट से। शी टोल्ड मी दैट, आई किसके अनुसार, सी के अनुसार। सी डू डज किसमें, डिड। शी डिड नॉट नो,
और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, इसीलिए लिया अपन ने काल्पनिक इधर, किसको, मी को। ध्यान रहे आपको, फिर ये बता देना चाहता हूं मी को क्यों लेना पड़ा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य, पहली बार देख रहे हैं ये वाक्य अपन, रिपोर्टेड जो स्पीच का वाक्य है उसमें सेकंड पर्सन कर्ता संबंधी कोई चीज आ गई, और सेकंड पर्सन कर्ता संबंधी कोई भी चीज अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको चेंज करते समय अपन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ता है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अपन इमेजिनरी ले लेते हैं। इमेजिनरी ज्यादातर अपन को ऐसे लेना चाहिए कि अगर शुरू में थर्ड पर्सन है तो अपन को फर्स्ट पर्सन का ले लेना चाहिए। हिम भी मान सकते हो यहाँ पर, जैसे दैट शी डिड नॉट नो, यू है वो किसके अनुसार बदल जाएगा, मी के अनुसार, तो मी हो जाएगा। और अगर अपन यहाँ पर मी की जगह हिम मान लेते हैं तो फिर क्या चेंज होगा, इस मी की जगह क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट वाली चीज, नई चीज अपने सामने आई है, और ये तब मानना पड़ता है जब सेकंड पर्सन कर्ता को अपन चेंज कर रहे हैं। इसमें भी वही कर रखा है। 11 का वाक्य है, डू नॉट ड्राइव फास्ट इन क्राउडेड एरियाज इन द सिटी, सैड फादर टू सन। ये आपका इम्पेरेटिव वाक्य है, जिसको आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पहले दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब का बाद दिया है। और इसमें कई बार अगर अपन वाक्य को पूरी तरह नहीं देखते तो गलती क्या कर बैठते हैं, अपन को डू को देखते पूरे वाक्य को न देख करके ये मान बैठते हैं कि ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, जबकि बार बार आपको इस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं, उसके अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर देगा आपको पहचान के लिए। और यहाँ पर ये नेगेटिव रूप दिया है, किस कौन सा है वाक्य, इम्पेरेटिव। पिताजी हैं वो अपने बेटे को कहते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके के, जो शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके, उसमें तेज गति से गाड़ी मत चलाना। इसका मतलब इसमें पिताजी उसको क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। इसका हो जाएगा फादर एडवाइज्ड हिज सन, फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू ड्राइव, नॉट टू drive fast, not to drive fast in crowded areas in city, in crowded areas in city। इसी वाक्य में दूसरे रूप से भी दे सकता है। ध्यान रहे, मान लो आपको 4 ऑप्शन में एडवाइस नहीं दिया, और मना भी कर सकता है। घर के अंदर तो माँ बाप बेटे को मना भी कर सकते हैं। सलाह वाला हो जैसे बड़ी उम्र का और उसको तो सलाह दे सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा तो सलाह भी नहीं समझ सकता, तो उसके लिए तब क्या कर लेंगे, तब एडवाइस की जगह फॉरबिड भी दिया हुआ हो सकता है ऑप्शन में। फॉरबिड का मतलब मना करना, और फॉरबिड आ जाएगा तब ये नोट नहीं आएगा, क्योंकि फॉरबिड खुद नेगेटिव देता है। तब हो जाएगा फादर फॉरबिड हिज सन टू ड्राइव फास्ट इन क्राउडेड एरियाज इन सिटी। तीसरे रूप में भी इसको दे सकता है। तीसरे रूप में क्या लाएगा यहाँ पर, आस्क्ड। लेकिन ध्यान रहे, आस्क्ड डालने का मतलब ये नहीं है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आस्क्ड शब्द मैंने आपको बताया था कि ये आस्क्ड है, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ सकता है। परिवार के सदस्यों को कुछ आपस में कहते हैं और करने के लिए, तब भी आ सकता है। तो इंपेरेटिव में भी जा सकता है, तब ये नोट रहेगा। तो फॉरबिड आने पर ये नोट नहीं रहेगा, अन्यथा एडवाइज्ड है या आस्क्ड है। जैसे पिता बेटी से कहता है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा वाक्य है आपके बोर्ड क्लासेस में है कि फादर सेड टू हिज डॉटर ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो फादर आस्क्ड हिज डॉटर टू ब्रिंग, आराम से, क्योंकि वहाँ एडवाइस भी नहीं है और वहाँ पर वो कह रहे हैं। तो परिवार के सदस्यों को आपस में किसी कार्य के लिए कहते हैं, करने के लिए, तो जो आज्ञार्थक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें आस्क्ड का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको इसमें बता देना चाहता हूं, अगर आपको फॉरबिड का ऑप्शन दिया है तो नोट नहीं आएगा। फॉरबिड खुद नेगेटिव वर्ड होता है। तो इस तरह से आपके सामने अभी तक हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो जो चीज़ें आपके सामने बताई थी उनकी एक विस्तृत एक्सरसाइज, और उसमें हर टाइप का हमने सेंटेंस लेने की कोशिश की है।
हर टाइप के वाक्य को हमने एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपके इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। सारे आरएस पैटर्न के ये भी ध्यान रहे। हाँ, 10th क्लास का बच्चा, मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर 10th क्लास का बच्चा इंटेलिजेंट है, 11th का इंटेलिजेंट है, ही कैन इजीली सॉल्व दिस एक्सरसाइज एंड दैट विल बी ए वंडर फॉर हिम इफ ही टेक्स दिस या सॉल्व दिस एक्सरसाइज। अगर इस एक्सरसाइज को वो हल करता तो उसको कितनी खुशी होगी कि आई कैन सॉल्व द पेपर ऑफ आरएस पैटर्न। थैंक यू।